हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था और 1994 तक उसने ये भी डिस्कवर कर लिया कि ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि अमेरिकन के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में अमेरिकन अपने टेलीस्कोप का मजाक उड़ाया करते थे। आखिर इसकी क्या गलती थी? वो गलती बहुत बड़ी थी जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टेलीस्कोप था जो मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इमेजेस प्रोवाइड करता था। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई थी जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है? और क्या आप ये जानते हैं कि आज तक ये टेलीस्कोप हमारी 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पुराने यूनिवर्स की 1.3 मिलियन ऑब्जर्वेशंस कर चुका है। लेकिन इनमें से वो ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी को ही बदल दिया? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। 2011 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी 1 मिलियन ऑब्जर्वेशन और 10,000 रिसर्च पेपर मेकिंग यूज ऑफ हबल, ये दोनों माइलस्टोन अचीव किए और ये बहुत जल्द डीकमीशन किया जाने वाला है। इससे पहले कि ऐसा हो और इसकी अचीवमेंट्स को लोग भूल जाएं, आज हम उन तमाम अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, फंक्शनिंग ऑफ द गैलेक्सी। 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को डिटेल से स्टडी करना मुमकिन हो पाया था, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने M87 गैलेक्सी की तरफ फोकस किया, जो मिल्की वे से तकरीबन 100 गुना बड़ी है। आखिर यही गैलेक्सी क्यों? इसकी वजह ये हो सकती है कि ये गैलेक्सी बड़ी होने के साथ साथ हमारी जमीन से सिर्फ और सिर्फ 54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर विर्गो कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद है, जिसकी वजह से मई में एस्ट्रोनॉमर्स आर्म टेलीस्कोप से भी इसे देख सकते हैं और इसीलिए हबल का सबसे पहले इसे स्टडी करना लाजमी हो सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसे स्टडी करते वक्त एस्ट्रोनॉमर्स को पहली बार ये पता चला कि ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो गैलेक्सी को पकड़े रखता है। साइंटिस्ट अभी भी कुछ मिस कर रहे थे। उनके मुताबिक इतनी बड़ी गैलेक्सी को एक ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से पकड़े रखे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वहाँ कुछ और भी मैसिव मैस और ग्रेविटी के साथ हो सकता है। और फाइनली उन्हें ये पता चला कि ये डार्क मैटर था जो अपने मैस और ग्रेविटी का एहसास तो करवाता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। 2007 में हबल की मदद से साइंटिस्ट ने डार्क मैटर का 3D मैप बनाया ताकि वो ये जान सके कि सुपरमैसिव ब्लैक होल और डार्क मैटर किसी गैलेक्सी को कैसे होल्ड करते हैं। अगर ये डिस्कवरी ना हुई होती तो आज हम यही समझ रहे होते कि गैलेक्सी स्टार्स और प्लैनेट्स की एक रैंडम अरेंजमेंट होती है। हबल ने अचीवमेंट्स तो बहुत ज्यादा की हैं, जिन्हें हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन इन अचीवमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि हबल की इस जर्नी में इसके रास्ते में कोई एस्ट्रॉइड नहीं आए। बेसिकली ये बहुत बड़े साइज का मिरर टेलीस्कोप है विद सम अदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। ऑफ कोर्स इसे 1990 में लॉन्च किया गया था। इतना प्लान करने के बावजूद भी इसकी स्टार्टिंग एक फेलियर से हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस टेलीस्कोप को लॉन्च ही इसलिए किया गया था ताकि जमीन पर काम करने वाले टेलीस्कोप्स की सबसे बड़ी खामी यानी कि अर्थ के थिक और फ्लोइंग एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लर पिक्चर्स को टैकल किया जा सके। इसे टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि टेलीस्कोप को ही एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाया जाए, लेकिन ये करने के बाद भी हबल ब्लर इमेजेस भेजेगा? यही सवाल अमेरिकन्स भी पूछ रहे थे, क्योंकि हबल की तमाम इमेजेस ब्लर आ रही थी। अब नासा के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, लेकिन जब ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो सवाल ये उठ रहा था कि एग्जैक्टली गड़बड़ कहाँ हो रही है। हबल को लॉन्च और ऑर्बिट में सेट करने के बाद जैसे ही एक्टिवेट किया गया तो इसकी पहली इमेज बहुत ज्यादा ब्लर थी। जब इन पिक्चर्स को एनालाइज किया गया तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक्चुअल में इश्यू इसके मिरर में था, जिसका कर्व्ड प्रॉपरली शेप न होने की वजह से हर इमेज बहुत ज्यादा धुंधली नजर आ रही थी। अब आप खुद सोचिए कि वो टेलीस्कोप जिसे बनाने में $2 बिलियन लगे थे और इसका नेम अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा हो, जिसने ये डिस्कवरी दुनिया के सामने रखी थी कि हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, उसके साथ ऐसा हो तो कैसा महसूस होगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि नासा के साइंटिस्ट ने गिव अप नहीं किया और 1993 में कुछ इंजीनियर्स को स्पेस में भेजकर इस मसले को हल कर लिया। जैसे हमारी आंखों के लेंस खराब होने की वजह से हम ग्लासेस को यूज करके उसके डिस्टॉर्शन को करेक्ट करते हैं, सेम उसी तरह
तरह एक टेलीस्कोप के मिरर को भी सही कर्व वाले मिरर को ऑपोजिटली प्लेस करके करेक्ट किया जा सकता है। सो जब इंजीनियर्स को इस न्यू परफेक्टली पॉलिश्ड और कर्व्ड मिरर के साथ स्पेस में भेजा गया तो प्लान के मुताबिक मिरर को पुराने मिरर के ऑपोजिटली प्लेस किया गया। अब हबल देख भी सकता था और दिखा भी सकता था, लेकिन ठीक होते ही अब ये क्या ढूंढने वाला था ये हम जानेंगे डिस्कवरी नंबर 2 में, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हैबिटेबल प्लैनेट्स। पहले चाहे जितने भी टेलीस्कोप्स थे ना, चाहे स्पेस टेलीस्कोप्स या फिर लैंड टेलीस्कोप्स, वो सिर्फ ये बता पाते थे कि एक्सोप्लैनेट्स कहाँ है, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन फिर हबल आया अपने एडवांस सेंसर्स के साथ, जिसने एक्सोप्लैनेट की रिसर्च को ही बदल कर रख दिया। इसने 2001 में न्यू एक्सोप्लैनेट HD 20545-8b के एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट्स तक को डिटेक्ट कर लिया, जिससे ये पता चल सके कि वो प्लेनेट हमारे लिए हैबिटेबल है या फिर नहीं। आखिर ये उसने कैसे किया? इसके लिए इस्तेमाल हुए हबल पर लगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक सेंसर्स, बेसिकली जो लाइट की मदद से बगैर विजिट किए किसी भी प्लेनेट के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर इस बात की असल रीजन ये है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल शुरू ही हबल की वजह से हुआ, जिसकी मदद से आज भी साइंटिस्ट किसी भी एक्सोप्लैनेट का एक डिटेल्ड वेदर मैप तक बना सकते हैं। लिटरली जहां हमारी जमीन के वेदर सैटेलाइट्स आज भी वेदर को एक्चुअल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वहां हबल सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लैनेट्स के वेदर को भी बता पाते हैं। डिस्कवरी नंबर 3, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स की एक इमेज रिलीज की गई, जिसका नेम हबल अल्ट्रा डीप फील्ड था। इस इमेज की बिना पर 2010 में फाइंडिंग गैलेक्सी मिशन ही शुरू हो गया, जिसमें पॉसिबल रेड शिफ्ट दिखाई दे रही हो। आखिर ये रेड शिफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब किसी ट्रेन का सायरन दूर बज रहा हो तो साउंड फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से आवाज धीमी सुनाई देती है। सेम उसी तरह जब लाइट दूर से आ रही होती है तो उसका कलर लो फ्रीक्वेंसी की वजह से रेड हो जाता है, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रेड शिफ्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए बेहतरीन टूल बन सकता है? नासा को भी यही लगा था, जिसकी वजह से 2016 में हबल ने इसी टेक्निक की मदद से आज तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को ढूंढ लिया, जो 13.4 बिलियन साल पुरानी है। GNZ 11 नेम की इस गैलेक्सी की रेड शिफ्ट स्टडी के मुताबिक ये बिग बैंग के सिर्फ 400 मिलियन साल बाद बनी थी और मुसलसल हमसे दूर जा रही है। बस यही नहीं, अलग अलग गैलेक्सीज की रेड शिफ्ट की स्टडी के मुताबिक ऐसी बहुत ज्यादा गैलेक्सीज हैं जो हमसे दूर जा रही हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। डिस्कवरी नंबर 4, ग्रेविटी वर्क्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या आपने कभी सोचा है कि नासा कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद ऑब्जेक्ट की क्रिस्टल क्लियर फोटोज को कैसे कैप्चर करती है? इसमें भी हबल का हाथ है। 2015 में साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को दुनिया के सामने रखा। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी जमीन से देखने पर दो गैलेक्सीज एक साथ नजर आती हैं, तो हम फोरग्राउंड में मौजूद गैलेक्सी की मदद से पिछली गैलेक्सी की मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बैकग्राउंड गैलेक्सी की लाइट हमारी तरफ आ रही होती है तो फोरग्राउंड गैलेक्सी की ग्रेविटी उस लाइट को थोड़ा सा बेंड करके हमारी तरफ भेजती है। इससे होता यह है कि फोरग्राउंड गैलेक्सी पास होने की वजह से क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर मौजूद बैकग्राउंड गैलेक्सी भी क्लियर दिखाई देती है। और आजकल इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से दूर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी किया जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग हबल ने की। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिसमें से निकलने वाली तमाम गैलेक्सीज उससे दूर जा रही हैं। इसी से हमने बिग बैंग के वक्त का अंदाजा भी लगाया। लेकिन क्या एक धमाके से निकलने वाली चीजों से ये पता लगाया जा सकता है कि बिग बैंग कब हुआ था? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।